विकास की बात करते हैं, जब जीडीपी इतना माइनस में जा रहा है, ना फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से है। भाजपा को मैं पूर्व में भी हरा चुका हूँ। भाजपा को आप पूर्व में हरा चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल 3 बार लगातार आपने हराया है। जी, निंदक नियरे राखी है, आंगन आंगन छपाए। मैं तो उस सिद्धांत का आदमी हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरदार में। आज हमारे साथ प्रदीप माथुर साहब हैं। मथुरा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जब सपा की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो विधायक दल के नेता भी थे और वर्तमान में इस बार भी मथुरा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल, मथुरा से ही वापस आ रहे हैं। हम इनकी नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं, इनके घर पे हैं। हमने सोचा इनका एक इंटरव्यू किया जाए, इनके बारे में भी बात करेंगे और वर्तमान राजनीति के बारे में भी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बोली। सबसे पहले शुरू करेंगे कि माथुर साहब एक सीए होने के बाद राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, ये सिंपली कोइंसिडेंस है। मैं पॉलिटिशियन बाई चांस हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में कोई राजनीति के नहीं थे और मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर रहे और पापा की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी जब मैं लगभग 20 साल का होता था। मेरे छोटे 2-3 भाई और हैं, तो सारे गृहस्थी का बोझ मेरे ऊपर आ गया। और पिताजी के जाने के बाद बहुत ईमानदार अफसर थे। पिताजी के जाने के बाद सारा दायित्व मुझे आ गया। मैंने बहुत संघर्ष किया। दिल्ली में मैं सीए कर रहा था, उसे करते करते मुझे मथुरा में आना पड़ा, क्योंकि पापा की लास्ट पोस्टिंग मथुरा में थी। फिर यहाँ मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे बीएससी डिग्री कॉलेज है और लॉ ज्वाइन करते करते एक मुझसे समाज सेवा का काम हो गया। कॉलेज के सामने एक एक्सीडेंट होता है और एक युवा लड़का साइकिल पे आते हुए बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे छात्रों की आदत होती है, वो ट्रक में आग लगाने के चक्कर में थे। क्योंकि मैं दिल्ली में पहले पढ़ रहा था, सीए कर रहा था, तो मैं ओबियसली उनसे उम्र में पढ़ा था। तो मैंने उन सबको रोका अपने कुछ लोगों के साथ और उस बच्चे को अस्पताल में ले गए। और अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ वो मृत घोषित हो गया। पता लगा कि किसका बच्चा है। वो एक गरीब ब्राह्मणी का बेटा था जो कि खाना बनाया करती थी। और फिर हमने छात्रों ने 10-10 रुपये इकट्ठे किए और 250 रुपये उसके क्रिमेशन के लिए इकट्ठा करके उसकी अंत्येष्टि कराई। अब स्थिति क्या होती है, वो हम देखते हैं कि वो लोग बहुत गरीब लोग हैं। शाम को हम उनके घर जाते हैं तो हम लोग उनको देख के बड़े व्यथित हो जाते हैं और फिर एक प्रण लेते हैं कि इस परिवार को हमें सेटल करना है। उस परिवार को सेटल करने के लिए हम स्टूडेंट लाइफ में ही साइकिलों में कॉलेजों में घुमा करते थे और पैसा इकट्ठा करने की लोगों से याचना करते थे कि उस परिवार की मदद के लिए पैसा दें। यहाँ श्री दयाल कृष्ण जी एक बड़े लीडिंग लॉयर थे, राय बहादुर जमुना प्रसाद के पुत्र थे और बहुत ही होनहार यहाँ के व्यक्तित्व आज दुनिया में नहीं है। वो मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कांग्रेस से। उनसे हमने एक लेटर लिखवाया अमर उजाला के संस्थापक के लिए, श्री जोरीलाल अग्रवाल के लिए, जिसके बाद आपके पास बहुत सारी चिट्ठियां आई थी, सुना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक लेटर लिखा, दयाल कृष्ण जी ने लेटर लिखा कि इन छात्रों का उद्देश्य बहुत अच्छा है, गरीब ब्राह्मण परिवार की मदद करना चाहते हैं, आप अपील निकालिए। तो राजेश शर्मा परिवार सहायता कोष एक बनाया गया, जिसमें उस जमाने में जो भी 10 रुपये देता था उसका नाम छपता था। हमने बहुत जल्दी घूम के 50,000 रुपये उस जमाने में इकट्ठे कर दिए। उस जमाने में 50,000 की वैल्यू बहुत बड़ी बात थी। और 40,000 रुपये हमने उस विडो लेडी के लिए फिक्स करा दिए। उसकी एक छोटी बेटी और थी 16 साल के लिए, 10,000 रुपये उसकी शादी के लिए रखे। 2 साल बाद 10,000 रुपये और मिला के उसका विवाह कर दिया। ये कार्य बहुत पब्लिसाइज हुआ, तमाम अखबारों में छपा, मैगजीन्स में छपा। और फिर उसके बाद दयाल कृष्ण साहब ने हमारा नाम प्रपोज किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस की सरकार होती थी, हमें बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड ऑफ द स्टेट गवर्नर साहब ने दिया। 1,000 रुपये का प्रशस्ति, 1,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र। उसके बाद ये सब सुन के जब हमारे एक मित्र हुआ करते थे रमेश मिश्र, उन्होंने हमारे ऊपर एक कहानी लिखी संकल्प करके। और संकल्प कहानी पढ़ के, मनोहर कहानी आप जानते होंगे, बड़ी प्रसिद्ध। तो वो मनोहर कहानियाँ पढ़ के लगभग मेरे पास 4 बोरियाँ भर के पूरे देश से पत्र आए कि आपने कमाल कर दिया। छात्र चाहें तो दिशा बदल सकते हैं और छात्र चाहें तो दशा बदल सकते हैं।
तो फिर उसे पढ़ के, उस कहानी को पढ़ के मानव सेवा संघ नाम की NGO ने हमें पूरे देश का बेस्ट सोशल वर्कर घोषित किया। इस तरह से मेरी सामाजिक जीवन में एंट्री हुई और मैं तो मथुरा के लिए नया था। और फिर मैंने अप्लाई किया। मैं सीधे कहूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार का मैं बहुत ऋणी हूँ। मेरे मामा प्रधानमंत्री के डॉक्टर होते थे और उनसे मेरे कुछ लोगों ने कहा तुम टिकट लो। अरे मैंने कहा दयाल साहब का टिकट, मंत्री जी का टिकट काट के हम क्या करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी जी का ज़माना था, बड़ी कृपा थी उनकी, बहुत हमारे नेता थे वो। और हमारे मामा जी ने मेरा बायोडाटा प्रस्तुत किया। हालांकि उन्होंने मुझे डांटा, बोले अपने CA की प्रैक्टिस करो, कहाँ नेतागिरी में पढ़े हो। अच्छा। बोले हमारे परिवारों में नेतागिरी नहीं होती, लालाओं के यहाँ, कैसों के यहाँ। हाँ, आप नेतागिरी में नहीं पढ़ते, फिर आप पढ़ गए। लेकिन तो हम आ गए गलती से, हमें टिकट मिल गया, पैसे पास में थे नहीं। हाँ। हमारे यहाँ एक भूषण अंकल होते थे, उन्होंने स्कूटर पे घूम घूम के लगभग 500 परिवारों से 50-50 रुपए दिलाए हर परिवार से। 500 परिवार से 50-50 रुपए। हाँ, मैंने कहा 50 रुपए से क्या होगा। बोले तुम ये नहीं समझ रहे हो, 50 रुपए देने से वो परिवार हमसे जुड़ेगा, उनका कमिटमेंट हो जाएगा कि आपको वोट हम देंगे। आप समझ लीजिए 25,000 रुपये वो, और हमारे कुछ मित्र और थे, उन सब ने मिलकर हमें चुनाव लड़ाया। बिल्कुल नए थे मथुरा के लिए। लोग कहते थे प्रदीप माथुर कौन है भाई, कहाँ से आ गया। एक मंत्री जी का टिकट काट के ले आया लड़का, छहरा बदन होता था, भाषण देना भी नहीं आता था। कुर्ता पजामा, हमारे जब नॉमिनेशन फाइल किया तो गांधी आश्रम से कुर्ता पजामा खरीदा गया, और वो भी सुतली नाले की डाली गई उसमें, उस पजामे में। हाँ। अच्छा। तब पहले हैं और तब हमने नॉमिनेशन फाइल किया। तो आप जो है एक CA से नेता बन गए, और नेता बनने के बाद पहला ही चुनाव जीत गए। 1985 में पहली बार विधायक बने। और मैं ईश्वर में बहुत आस्था रखता हूँ। हाँ। जन्म पत्रियों पर विश्वास करता हूँ। राजनीति में आने का कारण यह था कि हमारे एक सेल टैक्स ऑफिसर मित्र होते थे, उन्होंने हमारी जन्म पत्र देख के कहा कि बड़ा प्रबल राजयोग है। मैंने कहा 79 में मैंने IAS क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स एंड मेंस, वो तो मैं क्वालिफाई कर नहीं पाया, क्योंकि हमारे कायस्तों में अधिकतर अफसर होते हैं, आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा था बड़ा प्रबल राजयोग है, तब मैंने इनिशिएट किया था अपनी जन्मपत्री के हिसाब से। पर बड़ी कृपा हुई बांके बिहारी जी की, भगवान कृष्ण की, नेहरू गांधी परिवार का आशीर्वाद रहा, जनता का समर्थन रहा। फिर मैंने विकास के काम बहुत करे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह होते थे, नारायण दत्त तिवारी जी होते थे, लोगों ने बड़ा समर्थन किया, और मथुरा के विकास के लिए मेरे प्रयासों पर उस समय में बहुत पैसा दिया। अच्छा, बहुत पैसा दिया जी। अच्छा, आप एक बार तो विधायक रहे, फिर उसके बाद आप चुनाव हार गए। 89 में हार गए, हम चुनाव हारे। 91 में लोगों की जमानत जब्त हुई थी, रामलहर थी, पर मेरी जमानत जब्त नहीं हुई। 27,000 वोटों पे मैं MLA बन गया था। 25,000 वोट लेके मैं चुनाव हार गया रामलहर में। तो वो ऐसा समय था जब सब एक मतलब क्या बोलते हैं, हिंदू एजेंडा जो है एकदम चरम पे था, ये कह सकते हैं जी। उस समय राम मंदिर पे लोगों ने वोट किया और आपको तब भी मुझे 25,000 वोट मिले। अब मैंने कहा ना आपसे 27,000 वोटों पे तो मैं चुनाव जीता, 25,000 पे हार गया। बहरहाल जो भी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, इस बीच में मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, वो वाइस प्रेसिडेंट रहा। इससे पहले 85 में मैं इकोनॉमिक एडवाइजरी डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा यूपी कांग्रेस कमेटी में। तो ये कहानी है। अब आते हैं कोर मुद्दे पे। मथुरा में फिर से चुनाव करीब हैं और फिर से विधायक जी चुनाव यहीं से लड़ेंगे और कांग्रेस में अच्छी पकड़ है। अब तो कद्दावर नेता माने जाएंगे जी। 60 साल के आसपास, 60 साल तो हो गए आपके जी लगभग। अब जो है सीनियर नेताओं में और मजबूत पकड़ वाले नेताओं में माने जाते हैं। मथुरा तो एक ऐसा जिला है जिसकी 5 सीटें इनके राजनीतिक कैरियर को देखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए। और इस समय सबसे पहले जरूरी यह है कि मथुरा में लोग बीमार चल रहे हैं।
मथुरा में लोगों की हालत ख़राब है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, और कमोबेश वही हालत फिरोजाबाद में भी है। लेकिन आपके यहाँ, आपके खास करके जो आपके आसपास के बेल्ट है, यहाँ फरे है और खो है, इन गाँव में क्या चल रहा है? और देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी लेड गवर्नमेंट सेंटर में है और योगी लेड गवर्नमेंट यूपी में है। बहुत झूठ बोलते हैं लोग, आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। इन्होंने मैदान में कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। जीडीपी रेशियो आप देखें, मैं हेल्थ पे आ रहा हूँ, -23 सेंस वो है उनका जीडीपी है, जीडीपी की हालत बहुत खराब है। और ये विकास की बात करते हैं, जब जीडीपी इतना माइनस में जा रहा है, ना फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा? वो तो प्राइवेटाइज करके ला रहे हैं। आप समझे नहीं, वो तो एसेट्स बेच रहे हैं ना। वो तो सारी दौलत जो कांग्रेस ने देश के लिए इकट्ठी करके बनाई थी, वो सारी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन ऑफ एसेट हो रहा है। परंतु अभी हाल फिलहाल जब आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत खराब है मथुरा में। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप मैदानी हकीकत देखें तो डेंगू फीवर चल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। अभी तक टोटल बच्चे जो हैं मथुरा में 16 बच्चे मर चुके हैं। मथुरा में जी। ये सरकारी आंकड़ों की बात है कि आप एक्चुअल में है? एक्चुअल आंकड़े हैं ये। अच्छा। हमारे जिला और शहर अध्यक्ष और हमारे पूर्व जिला और शहर अध्यक्ष आराम से दौरे करके आए थे और दौरे करने के बाद उन्होंने यथार्थ निकाला था। उन्होंने हालातों का तबसरा जो किया, ये बताया कि बहुत बुरी हालत है, एक एक गांव में 400 लोग बीमार पड़े हैं। अब तो ठीक हो गए हैं। हाँ। जैसे डेंगू से डेथ है, कोहो एक गांव है फरेब का, वहाँ 9 लोग मरे। मथुरा ब्लॉक के जचौंदा गांव में, जो कि गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में आती है, उसमें 3 लोग मरे। और इसी तरह बलदेव क्षेत्र में दगेटा गांव है, वहाँ 4 लोग मरे। 1.5 साल के 2 बच्चे मरे और 4 साल की एक लड़की की डेथ हुई। और इनके माता पिता की बहुत बुरी हालत है इन सब की। सरकार दवाएं दे नहीं रही, लोगों की विश्वास सरकारी तंत्र से उठ गया है। अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। मतलब ये नहीं कि सरकारी तंत्र पर विश्वास करें। सीएमओ प्रॉपर जवाब नहीं दे पाती, डॉक्टर्स प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। उसके लिए भी लोग आगरा जा रहे हैं। जी, उसके लिए आगरा जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये डेंगू की बीमारी पिपरौट नाम के गांव से शुरू हुई, जिसमें कि 38 लोग पहले बीमार पड़े थे, अब लगभग ठीक हो गए हैं। 7 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं अलग अलग। तो स्थिति यह है कि बोलिए, लखनऊ से स्वास्थ्य टीम आई थी, उसका क्या हुआ? आप जानते हैं प्रदेश सरकार कह रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य टीम भेजी है, चीजें अंडर कंट्रोल हैं। और ये सिर्फ आंकड़े हैं। अच्छा, लोग टेंशन में हैं। पर प्रदेश सरकार तो ये कह रही है कि ये सब विपक्षी दल जो है, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं। हाँ, ये झूठ बोलने में माहिर है। अच्छा। जुमलेबाज है। टीवी इनके कंट्रोल में है, मीडिया इनके कंट्रोल में है, मोदी मीडिया। और स्थिति क्या है, जो ये बोलते हैं वो टीवी और रेडियो दिखाता है, वो ये अखबार छापते हैं। जनता को गुमराह करना इनकी आदत बन गई है। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे, तीसरे से चौथे में, और मुख्य मुद्दे को भुला देते हैं, भुलाने की कोशिश करते हैं। पर जनता आजिज आ गई है इनसे। अच्छा। तो स्थिति क्या है कि ये सब जुमलेबाजी, फिर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, गुमराह करते हैं। यहाँ के स्थानीय मंत्री ने मथुरा में इन 5 सालों में एक पैसा नहीं, एक काम नहीं किया, 1 पैसे का। अच्छा। कोई भी जो भी विकास के काम में हमने विपक्ष में रह के 15 साल जब रहे, 2002 से 2007, 2007 से 12, 12 से 17, या मथुरा की जनता से पूछ लीजिए कि किसने काम कराए, वो सब हमारे काम कराए हुए। इनका लेश मात्र 1 पैसे का योगदान नहीं है। बड़े एरोगेंट हैं मंत्री साहब, बात करने में भी उन्हें झिझक है। उनके एजेंट बैठे रहते हैं, पैसे वसूली करते रहते हैं। अच्छा, पैसा वसूली कर रहे हैं जी, खुलेआम। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है। भाजपा वालों से बात करिए तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है, बल्कि बाकी जो विपक्षी दल हैं उसमें आप भी आते हैं, विपक्षी दल में ही। आके डिबेट करें ना। अच्छा, आके डिबेट, ये बात नहीं करते? डिबेट करें, बताएं कौन सा काम कराया इनके मंत्री ने, इन्होंने क्या काम किया।
सांसद जी बहुत अच्छी हैं, एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, महिलाएं, हम उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, परंतु वो भी एक मैं समझ सकता हूँ कि एक मॉडल की तरह रहती हैं यहाँ पे, कभी कभी आती हैं। वो मंत्री से तो बेटर है, यहाँ के जो स्थानीय कैबिनेट मंत्री से तो बेहतर है, परंतु वो अपेक्षाएं पूरी नहीं करती जो अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। तो एक बात बताइए कि आप तो माथुर साहब हैं, सुना है हमने कि पश्चिमी यूपी क्या पूरे यूपी की राजनीति जातिगत आधार पे होती है। जी, समझ रहे हैं बात? बहुत अच्छी तरह। आपका वोट बैंक तो यहाँ जातिगत आधार पे है नहीं। देखिए, हार्डली हमारी कम्युनिटी के 2000 वोट होंगे, हाँ, परंतु मैं यहाँ पे कामों से पहचाना जाता हूँ। वो लोग जाति से, क्योंकि लगातार मैं यहाँ पे 3 टर्म एमएलए रहा, 15 साल, तब भी हमारी पार्टी की हालत अच्छी नहीं थी और रीजनल पार्टीज थी, मैं विपक्ष में जीतता था और भाजपा को मैं पूर्व में भी हरा चुका हूँ। भाजपा को आप पूर्व में हरा चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार लगातार आपने हराया है। जी जी। तो स्थिति यह है, जनता विश्वास करती है मुझ पर। जनता विश्वास करती है, लोग कुछ नाराज लग रहे हैं, सुनने में ऐसा है। कुछ अपने पार्टी के लोग हैं। हाँ, मतलब उनका कहना है कि आपकी तरफ से, मतलब क्या ऐसा है क्या कि मथुरा में आपस में कुछ मतभेद चल रहे हैं कांग्रेस में, या लोग, या ये लोग कौन हैं जो ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा होता है, लोकतंत्र में जब तक मतभेद ना हो तब तक वो लोकतंत्र नहीं होता। क्योंकि जब मैं तो हमेशा पसंद करता हूँ कि एक गुट या 2 गुट होने चाहिए। आपका वो पुरानी कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन को भी छपाए। मैं तो उस सिद्धांत का आदमी हूँ। यदि आपका कोई विरोधी ही नहीं होगा पार्टी में, हाँ, और आपके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, तब तक आप सजग नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और देखिए, सबको मेरी वर्किंग पसंद नहीं आ सकती, सबको मेरा तौर तरीके पसंद नहीं आ सकते, और कभी कभी मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। रात को 2 बजे भी कोई आदमी आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। तो समटाइम्स मैं देखता हूँ इजी अवेलेबिलिटी भी नुकसानदायक हो जाती है, लोग आपके खिलाफ बोलने लगते हैं। हाँ, ऐसा होता है इजीली लोग फेसबुक पर डालते रहते हैं उल्टा सीधा। मतलब पार्टी के लोगों की हिम्मत देखिए कि फेसबुक पर डाल देते हैं मेरे खिलाफ, जबकि उनको ये नहीं पता कि प्रदीप माथुर इतने सीनियर व्यक्ति हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, CLP लीडर रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने चलने दो, राजनीति है। हाँ। तो कुछ लोगों की सोच विकृत है और उनको लगता है प्रदीप माथुर कब तक यहाँ डोमिनेट करेगा। अच्छा, एक सोच होती है ना, हाँ हाँ, हमें मौका कब मिलेगा, इस तरह की सोच है। परंतु दिक्कत क्या है, यदि आप मार्केट एनालिसिस करें, लोग आपसे यही कहेंगे कि कांग्रेस में तो प्रदीप माथुर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ मथुरा में तभी जनता जिताती है, कोई नेता थोड़े जिताते हैं। हाँ, नहीं, ये बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की। देखिए, राजनीतिक रूप से जब जहाँ की पृष्ठभूमि ही जातीय आधार पर तय होती हो, वहाँ एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो कोई जातिगत वोट ना हो और 26 साल की उम्र में विधायक बन जाए और उसके बाद फिर सत्ता में न रहने के बाद भी लगातार 3 बार विधायक रहे, तो बड़ी बात होती है। और वो भी मथुरा जैसी जगह से जहाँ उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अच्छी मजबूत हो सकती थी, RLD थी, जहाँ जाट ज़्यादा हैं, यादव ज़्यादा हैं, ब्राह्मण ज़्यादा हैं, वहाँ उन्होंने जातिगत समीकरणों को झुठलाया हो तो ये बात ज़रूरी हो जाती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ 28 सीटें, कहाँ 2017 में सिर्फ 7 सीटें। अब की क्या लग रहा है, कांग्रेस कुछ करेगी या फिर वही हाल रहने वाले? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जनता में तो बहुत अच्छी वो है, हमारी नेता प्रियंका गांधी के प्रति लोगों में आकर्षण है। परंतु मेरी गुजारिश ये है प्रियंका जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यदि वो मुख्यमंत्री का फेस बने, अभी भी समय बहुत है हमारे पास, ये नहीं कि समय निकल गया है। आप देखिए, व्यापक परिवर्तन होगा। यदि प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनती है, डरने की बात नहीं है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है
और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बनते आए हैं। आप पुराना उठा के देख लीजिए ना, तमाम मुख्यमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से गया। यदि प्रियंका गांधी जी चलती हैं, मेहनत करती हैं, तो कांग्रेस के लिए रास्ते प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश से खुले हुए हैं। पर क्या प्रियंका जी का डिमोशन नहीं हो जाएगा? लोग प्रदेश की राजनीति से देश बात में जाते हैं। सत्ता काबिज करने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए शतरंज की तरह शेह और मात का खेल खेला जाता है, और कभी कभी मात देने के लिए छोटी कुर्सियों को भी कबूल करना पड़ता है। कि मैं आपको सियासत के गुर बता रहा हूँ, चाणक्य नीति की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, यदि प्रियंका जी फेस बनती है, हलचल मच जाएगी, योगी के पेट में पानी हो जाएगा, अखिलेश यादव, मायावती जी बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, और जनता का पोलराइजेशन हो जाएगा। जनता चाहती है कि कांग्रेस कुछ करती हुई दिखे, हालांकि ये मोदी मीडिया कुछ दिखाता नहीं है। हम लोग, हमारी तो पार्टी है जो मेहनत कर रही है, वो काम कर रही है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी काम कर रही है, बसपा कोई काम कर रही है, ये सब बी टीम नजर आती है बीजेपी। लेकिन आरोप तो सारी पार्टियों पे, आप वाली पे भी है, कांग्रेस पे भी है, सपा बसपा पे भी है कि ये लोग सड़कों पे नहीं आते, जमीन पे काम नहीं करते। आरोप ये है, जनता यही समझती है, दिखाया नहीं जा रहा है वो क्या है, उसका नजरिया क्या है। ये देखिए, जनता को आप प्रियंका जी की हाथरस, उन्नाव, मिर्जापुर की यात्राओं को कैसे भूल सकते हैं, जब वो सड़कों पे उतरी थी। कोई नेता सड़कों पे उतरा? आप मुझे बता दीजिए, मोदी सड़कों पे उतरे, योगी सड़कों पे उतरे, अखिलेश सड़कों पे उतरे, आजकल साइकिल यात्रा कर रहे हैं इलेक्शन की वजह से। मायावती आपको सड़क पे उतरते देखिए। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरते हैं। ठीक है, अब रोज थोड़ी सड़कों पे रहेंगे, राष्ट्रीय नेता हैं, मुद्दों की राजनीति पे सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी 2017 से पहले का आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आप बात कर रहे थे, तो आपने उसमें वकालत की थी इस बात की कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाए, और आज आप सपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव से सामने हैं। उसमें क्या होता है, जब पूरे देश में हिंदुत्व की बयार बह रही है, हाँ, और इन्होंने जी, बीजेपी वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों के दिमाग भरने के लिए। हाँ, जब मोदी जी बेवकूफ बना के कोरोना के लिए तालियां पिटवा देते हैं, बत्तियां जलवा देते हैं, थालियां पिटवा देते हैं, तो इसका मतलब जनता उनके मंदिर में उसके बाद थोड़ी तो सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ टर्न अप हुई। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बीजेपी वाले हमारी पार्टी को मुस्लिम पार्टी कहने लगते हैं, ऐसे प्रचारित करते हैं। सलमान, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उस नीति पर चलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को कट्टरपंथी पार्टी कहा जाता है मुसलमानों की पार्टी है प्योरली। हम जैसे ही टाइप करते हैं, तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, मुझे यहाँ के तमाम बीजेपी के परिवार, उनके मुखिया तो बीजेपी को वोट देते हैं, और उनकी जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है वो मुझे वोट देती है। अच्छा, परिवारों में भी ऐसा है? हमने फूट डाल रखी है। वो इसलिए डाल रखी है क्योंकि हम खाली पॉलिटिक्स नहीं, हमारा तमाम क्लबों से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के लिए काम करता रहता हूँ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ, क्लबों में भी जाता हूँ। तो मैं कोई टिपिकल नेता नहीं हूँ, आई एम अ वर्सेटाइल पॉलिटिशियन। इन्हें तमाम बड़े बड़े वैसे कार्यक्रम कराता हूँ, एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम भी कराता हूँ। अच्छा, हाँ, तमाम एक्टिविटीज़ में रोटरी, लॉयंस, जेसीज, जाइंट्स क्लबों के तमाम उसमें खुल के भाग लेता हूँ। तो लोग मुझे जो नेता है उस तरह का नेता नहीं समझते, दे फील मी लाइक अ सोशल वर्कर। अच्छा, आप अभी भी सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, नेता कम है? नेता का मैं झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा, झूठ बोलता हूँ तो थोड़ा बहुत अपनी पत्नी से बोल लेता हूँ। मतलब जो झूठ बोले वही नेता है? नहीं, नेताओं का एक एप्रीहेंशन यही है। अच्छा, एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि आजकल की कार्य प्रणाली से, क्योंकि मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक हमारे प्रधानमंत्री झूठ ही बोलते रहते हैं, तो उनके नेता झूठ बोलते हैं, तो एक परसेप्शन बन गया यार, छोड़ो यार, तो नेता झूठ बोलते हैं। तो नेता का परिचय झूठ से होगा अब यही हो गया, तभी तो मैं कुर्ता पजामा बहुत कम पहनता हूँ, आपको विश्वास मानिए। जब माधव साहब किसी से झूठ नहीं बोलते, राजनीति में झूठ नहीं बोला उन्होंने, सत्ता के लिए झूठ नहीं बोलते, तो परिवार में झूठ क्यों भाई? अब ऐसा होता है ना, बीवी टोका टाकी करती रहती है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, मैंने कहा अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ।
अभी आधा घंटे में पहुंच रहा हूँ। ये मजबूरी है, वैसे ही झूठ नहीं क्यों किसी और काम के लिए झूठ बोलते हो। कहीं जब पहुंच गए, जैसे मुझे कल राजस्थान जाना था तो मैंने अपनी पत्नी को राजस्थान का नहीं बताया, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे तीनों डॉक्टर हैं, मेरी बेटे की बहू भी डॉक्टर है, मेरे दोनों बेटियों के हस्बैंड भी डॉक्टर है, हमारी फैमिली में 6 डॉक्टर्स हैं। अब ये सबकी शादी हो गई है तो अब वाइफ यहाँ अकेली रहती है, ठीक है, स्टाफ है वो अपनी अलग बात है। अब जैसे मैं कल गया था राजस्थान, एक वहाँ पर ब्रज 84 कोस में कंकाचल पर्वत और आदि बद्री पर्वत जो पड़ते हैं वो पायस हिल्स हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं लोग, जैसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। हाँ, वो पवित्र स्थान है लोगों के। तो क्या हो रहा है वहाँ? अवैध खनन हो रहा है। कौन करा रहा है? कोई माफिया कर रहे हैं। अच्छा। कुछ लीगल, मैंने अशोक गहलोत जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, अशोक गहलोत जी से बात भी कराई, फिर एक मीटिंग भी करी, परंतु मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कांग्रेस की राजस्थान सरकार उस अवैध खनन को क्यों नहीं बंद कर रही। वो चाहते हैं कि वो हिल्स बिल्कुल धार्मिक हिल्स पहाड़ियाँ रहें, और उसमें खनन ना हो, उसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाए। तो वहाँ कल उनका काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन था, तो मैं जानबूझ के सरकार का पक्ष रखने गया था और अपना प्रयास, क्योंकि अपनी पार्टी का विरोध तो कर नहीं सकते, परंतु मैंने ये ज़रूर कहा कि माननीय अशोक गहलोत जी को देर नहीं करनी चाहिए, इस मामले को तत्काल निपटा देना चाहिए, और अभी तो ये कांग्रेस के हाथ में है, फिर ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टियां ले उठें। तो मुझे अपनी पत्नी से कहना पड़ा कि मैं गोवर्धन तक जा रहा हूँ। अच्छा। गोवर्धन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और जबकि मैं गया था यहाँ से 70 किलोमीटर। तो बस इतना ही झूठ बोलते हैं, लोगों की सेवा के लिए झूठ बोलते हैं नेताजी ना। कोशिश करते, कुर्ता पजामा में बहुत कम पहनता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, जो मथुरा वाले ही वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए नेताजी ने आपके घर में भी फूट डाल रखी है, अपने अच्छे कामों से बता रहे हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं है। अगर राजनीतिक रूप से फूट पड़ी है तो अच्छी बात है, विचारों का मतभेद बड़ा ज़रूरी है। अगर विचार आपस में नहीं इधर उधर रहेंगे तो कोई एक ही पार्टी सत्ता में आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो मनमानी करेगी। इसलिए दो विचार एक समाज में, एक परिवार में होने जरूरी है, विचारों का टकराव बहुत जरूरी है। क्यों नेताजी? सही बात है, बिल्कुल सही है। तो नेताजी क्यों कह रहे हैं मुझसे? आप नेताजी मत बोलिए। नहीं, आप समाज सेवी हैं, लेकिन नेताजी भी हैं हमारी नज़र में। मास्टर साहब, एक सीरियस सवाल, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप था कि आपने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया था। 70 साल एक जुमला था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। और 70 सालों के बाद जो निजीकरण हो रहा है देश में, इसको राजनीतिक नहीं, एक नागरिक के तौर पे समझाइए कि किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या चल रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी योगी की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है। वित्त मंत्री सिर्फ वित्त मंत्री कहने लायक है, हमारे पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री नहीं। इनको ज्ञान नहीं है और उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। आप देखिए, कोरोना टाइम में मोदी जी ने अनाउंस कर दिया 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। तो 20 लाख करोड़ कहाँ गए? कहीं आपको दिखे? कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ? फिर अभी घोषित कर दिया 100 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। नहीं, उससे तो बेड उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल बेड और पता नहीं क्या। अरे 100 लाख करोड़ का तो बजट नहीं होता। इंडियन इकोनॉमिक्स में जाइए तो 30 लाख करोड़ का बजट होता है पूरे देश का। नहीं, थोड़ा इकोनॉमिक्स में भी मतलब। तो स्थिति क्या है कि ये जैसा चाहते हैं उल्टे सीधे डेटा जनता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मीडिया का बड़ा भयंकर रोल है उल्टा सीधा छुपाने में, जनता को गुमराह करना। स्थिति ये है कि देश की और प्रदेशों की हालत बहुत खराब है। वरना कोई भी प्रबुद्ध सरकार पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बनाए गए जो संपत्ति है उनको नहीं बेचा करती, उसका निजीकरण नहीं किया करती। अडानी और अंबानी के हाथ में पूरे देश को गिरवी रख दिया है इन्होंने, जो कि बिल्कुल गलत है। और यदि जब ये हमेशा सत्ता का परमानेंट इन्होंने ठेका नहीं ले रखा, ये कोई भी सत्ता में स्थायी नहीं रहता। इनकी जातियाँ बहुत हो चुकी हैं। और ये 60 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो कुल 1.5 लाख करोड़ में इन बड़े पूंजीपतियों को किराए पे दे रहे हैं। और वो किराए पे क्या दे रहे हैं, वो तो खुर्द-बुर्द हो जाएंगी। पर कह रहे हैं 4 साल बाद वापस ले लेंगे। बिल्कुल, कौन ले रहा है वापस? कौन दे रहा है वापस? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये इन पूंजीपतियों से आप वापस ले सकते हैं।
इन मोदी और अमित शाह की जोड़ी से वापस ले सकते हैं। गुजरातीकरण पूरे देश का हो गया है। हर पोस्ट पे गुजराती बैठा हुआ है। ये मेरे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो क्या गया है। नहीं, मैं सारे बड़े नेता साइडलाइन कर दिए गए। थोड़ा फिर से समझाइए, ये मतलब गुजराती का मतलब क्या क्षेत्रवाद चल रहा है देश की राजनीति में और देश में? पूरी तरह से हर बड़ी पोस्ट पे गुजराती बैठा हुआ है। अच्छा, हमें आपत्ति नहीं है, प्रबुद्ध हो सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, परंतु और प्रदेश भी तो हैं, वहां भी तो प्रबुद्ध लोग रहते हैं। यदि आप डेटा निकाल के देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर की पोजीशंस में गुजराती इसका कंट्रोल है। अच्छा, अगर जैसे आप सीए हैं, मैं अगर समझना चाहूँ आपसे तो मुझे ये समझाइए कि जो इन्होंने टारगेट रखा है, जो पैसा कमा के ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं, जैसे एक उदाहरण दूँ, रेलवे के जो स्टेशन बेच रहे हैं, ये अरे साहब ये बना क्या रहे हैं? ये तो इनका यदि आप बजट देखें तो डेफिशिट बजट होता है। इनके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, उससे अपने डे टू डे की व्यवस्थाओं के लिए रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उस देश के करने के लिए ये एसेट्स बेच रहे हैं। अच्छा। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि रायपुर का स्टेशन 600 करोड़ रुपए में। अरे यार, ये संपत्ति कितनी मेहनत से नेहरू जी की आशाओं को चलते हुए बनाई गई। वो पूरी प्लानिंग इस तरह से उन्होंने देश की करी। नीति आयोग, हमारा जो योजना आयोग का नाम बदल दिए। नाम बदलने से थोड़ी होता है कुछ, तमाम चीज़ों के सबके नाम बदल दिए गए, अपनी मोहर लगा दी गई। बड़ी खेदजनक व्यवस्था है। चलिए, आखिरी सवाल, इसके बाद एक और, पर ये कि अब आप किसको इस बार क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है उत्तर प्रदेश का? यदि हमारी प्रियंका जी आई तो प्रियंका गांधी जरूर मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, बनेगी, इतना संभावना है? 100%। गठबंधन से या सिर्फ कांग्रेस अकेले? अब ये नीतिगत फैसले हैं, इस पर मैं नहीं बोल सकता। ये हमारे बड़े नेता लोगों का काम है और उस डिसीजन पे मेरी कोई मोहर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, फिर भी मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस अगर प्रियंका जी यहाँ चेहरा बन जाए तो मामला सारा पलट जाएगा? सारा। और प्रियंका जी चेहरा नहीं, प्रियंका जी को मेहनत करनी पड़ेगी। वो अगर प्रियंका जी को चेहरा नहीं बनाते हैं, मान लीजिए, फिर अलायंसेस करके हम सीटों पे आ जाएंगे। 30-35 सीटें जीत सकते हैं यदि कुछ इस तरह का अलायंस हुआ। अब डिपेंड करता है कि कितनी सीटों पे अलायंस होता है। मतलब अगर प्रियंका जी को चेहरा नहीं बनाते हैं तो बीजेपी वापस आ रही है यहाँ यूपी में? नहीं, अब के बीजेपी वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी ना। अब के मिली जुली सरकार बनेगी और एक दूसरे के अलायंस से वो एक दूसरे के सपोर्ट से वो बीजेपी को सब शिक्षक देंगे। किसान आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा इस बार के? किसान वेस्टर्न यूपी में अभी जो परसों एक बड़ी वो हुई है, उसका इम्पैक्ट किसानों पर बहुत हुआ है। राकेश टिकैत की जो मुजफ्फरनगर में रैली है, किसान तो बहुत परेशान है। मैं देहातों में जाता हूँ, मेरे क्षेत्र में जाते हैं, गालियाँ देते हैं, कहते हैं भगा भगा के मारेंगे भाजपा वालों। नहीं, और भी गंदी गालियाँ देते हैं। मैं तो गया था फील्ड पे, तो मैं वो दे नहीं सकता यहाँ। किसान सच में नाराज है, पर क्या उसको भुना पाएंगे दूसरे लोग? क्या ऐसा देखिए, नाराज होना एक चीज हो गई, पर उसको वोट में कन्वर्ट करना एक। देखिए, आपको दो बातें बताएं। जब तक किसानों को, आम जनता को भाजपा का कोई अल्टरनेट दिखेगा तो उसको तो वोट देंगे। जब अल्टरनेट नहीं दिखेगा तो रो के फिर वही मोहर लगा देंगे जाके। तो अभी अल्टरनेट नहीं दिख रहा। अल्टरनेट दिखेगा ना जब प्रियंका जी दहाड़ मारेंगी। मैं उत्तर प्रदेश की उसमें कह रहा हूँ। अभी वो हमारी पार्टी को बिल्कुल सही विकल्प नहीं मान रहे हैं। हालांकि हम सत्ता में 65 साल रहे हैं, इधर पार्टी बीच में बहुत कमजोर हो गई थी, पर पार्टी के उठान के लिए काम हो रहे हैं, परंतु उतना बड़ा एक मैसेज बन के नहीं आया है कि कांग्रेस इज द ऑल्टरनेट टू बीजेपी। अभी नहीं बना है, ये मैं कड़वा से बोल रहा हूँ कैमरे के सामने। अभी नहीं बना है। जैसे ही प्रियंका जी यदि फुल टाइम करके आती है तो आप देखिएगा 15 दिन में गदर हो जाएगा। 15 दिन में। अच्छा। पद यात्राएं प्रियंका जी का सबकी ड्यूटी लगा दी जाए, पद यात्राएं शुरू करें, हाई उल्ला शुरू करें, रैली शुरू करें, एकदम विग्रस कैंपेन अभी से शुरू हो जाए तो मामला पलट सकता है। बिल्कुल पलट सकता है। अभी भी देर नहीं है। अभी तो चुनाव में वक्त है। देर आए दुरुस्त है, पुरानी कहावत है। तो देर आए दुरुस्त आए। अभी यदि हम कूद जाएं तो हम बैटल जीत लेंगे। ठीक है। तो माथुर साहब,
अब आप भी मथुरा में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर जी। प्रदेश की राजनीति तो अपनी जगह है, आपकी विधानसभा पे भी राजनीति हो रही होगी, मथुरा जिले में भी राजनीति हो रही है। इस जिले में और इस विधानसभा पे आप कैसे कब्जा करने की तैयारी में हैं? देखिए, क्या चल रहा है? मैं आपको कड़वा सच बताऊं, हम लोगों ने अलायंस कर करके पार्टी को कमजोर कर लिया। हम विरोध में नहीं है, वक्त का तकादा होता है कभी कभी। हाँ। अब मथुरा में जो 5 सीटें हैं, ये मथुरा वृंदावन में तो मैं 24/7/365 डेज यही रहते हैं। है, मैं यही काम करता रहता हूँ, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रम कराता रहता हूँ। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने 2002 से लेकर 2017 तक अथाह काम कराए मथुरा में। तमाम पुल बनवाए, रेलवे ओवर ब्रिजेस बनवाए, अंडरग्राउंडिंग ऑफ पावर केबलिंग कराई, स्टेडियम बनवाया, बैराज बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, ऑडिटोरियम बनवाया, सब्जी मंडियाँ, फल मंडी बनवाई, टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनवाई और बड़े बड़े पार्क्स बनवाए। एक अनलिमिटेड काम किया, 4 लेनिंग ऑफ द रोड्स कराई और आकाशवाणी की क्षमता बढ़वाई, टेलीविज़न रिकॉर्डिंग स्टेशन बनवाया। तो एक यदि मैं फहरिस्त लेके बैठूं तो सुबह से शाम तक हो जाएगी कि वृंदावन में एक बहुत पुरानी मांग थी पुल बनाने की, वो जिसके लिए लोग संघर्ष करते थे, वो बनवाया। तो एक यदि आप बात करेंगे, लोग कहेंगे कि माथुर साहब विकास में ही निपुण है, उनसे जो भी काम कर दीजिए, यदि उन्होंने हाँ कह दी तो करा के ला के देंगे। तो इस तरह की विश्वसनीयता मैंने जनता में हासिल करी है और बड़ी कृपा है जनता की। बांके बिहारी जी की कृपा है, यमुना जी यहाँ पूजनीय है। यमुना जी को प्रदूषण मुक्ति मैंने कराया, उसके लिए भी सारे कार्यकलाप किए और उसमें हमारे नेता राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय नेता जी का बहुत हाथ रहा और उन्होंने उस सब को करने के लिए हमारा बड़ा सहयोग किया। तो मथुरा में माथुर साहब का काम बोलता है, बस ये समझ लीजिए ईश्वर की कृपा है और जनता की कृपा है। फिर भी 2017 में इलेक्शन, अब ये हारना जीतना, मोदी लहर आप जानते हैं कितनी भयंकर चल रही थी, किस तरह से हिप्नोटाइज किया था, मैं तो समझ ही नहीं सकता था। क्योंकि जिस दिन मेरा जुलूस आखिरी दिन निकला था, लगभग 4 किलोमीटर लंबा जुलूस था और एक पक्षीय बातें हो रही थी, परंतु आखिरी 3 दिनों में भाजपा वालों ने क्या कर दिया, मुझे तो लगता है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मैं अपने बड़े नेताओं से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में सजग रहें। जहां मुस्लिम वोटों में इनकी वोटें निकल रही हैं, जिन बूथों पे हमें 100% वोट मिलना चाहिए, वहाँ हमें 10 वोट मिल रही हैं, सारी वोटें इनको मिल रही हैं, इससे क्या मानेंगे? तो ईवीएम से भी ये खेल करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ईवीएम से खेल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर ये तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। अरे इनको खारिज करने से क्या होता है, जहाँ इनकी सत्ता है, इनको खुला हैंड मिला हुआ है ईवीएम में मैनिपुलेशन करने का। पर ये अच्छा, आप ये बताइए ना कि ये कैसे ठोक बजा के कह देते हैं कि हम 300 सीट लाएंगे, हम 450 सीटें लाएंगे, हम 200 सीटें लाएंगे। पहले ये डेटा फिक्स कर लेते हैं, सीटें फिक्स करके बता देते हैं, लगभग उतनी सीटें आती हैं। ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 238 सीटें जीतेंगे? ये कहते हैं, ये बता के जीतते हैं। हाँ, बता के जीतते हैं। पर ये कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी, राजस्थान में आपके, अरे वो ऐसा है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि 10 राज्यों में जो चुनाव हुआ तो 3 राज्यों में इन्होंने कांग्रेस को जीतने दिया और 7 राज्य खुद जीत लिए। बड़ी हेरा फेरी है। तो जिन राज्यों में आपको जीतने दिया वहाँ ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं था? वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। कहने को रोक देते हैं ना कि कहने के लिए ना हो जाए, माहौल वैसा बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह का करेंगे। पर ईवीएम इनके साथ इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं? एक तो ये होता है जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें डर भी लग रहा है भाई चुनाव जीतना है, हार ना जाए, बट दे रिमेन ओवर कॉन्फिडेंट की हाईकमांड ओवर कॉन्फिडेंट रहती है, इतनी ही सीटें लाएंगे। ये वहाँ फेल होते हैं जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं और वो ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं होने देते। अच्छा, एक सवाल जो आपने बीच में भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए इनके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी वोट आते हैं, तो क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मुस्लिम वोट ही नहीं करता बीजेपी को, इनके वोट नहीं आ सकते मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र? मुस्लिम वोट अमूमन नहीं करता, इतना पीड़ित है मुस्लिम, बिल्कुल इन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को हाशिए पे ला के रख दिया है। वो अपना धंधा नहीं कर सकता, रोजगार नहीं कर सकता। मथुरा में तो उन्होंने पूरे प्रतिबंध लगा दिए हैं, बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है देश में, उत्तर प्रदेश प्रदेश। फिर भी इन्होंने, इनके मंत्री कितने हैं मुस्लिम बना रखे, पर ऐसा तोड़ फोड़ तो कर ही सकते हैं, लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मंत्री बनाने से, मंत्री किसी को बना दीजिए पर वो इम्पैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पर नहीं डालते।
लेकिन आप कह रहे हैं कि मंत्री बना देने से ये फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम वोट देने लगेंगे। आपके हिसाब से ईवीएम का मैनिपुलेशन है? 100% मैं कई बार कह चुका हूँ राहुल जी से, प्रियंका जी से भी कह चुका हूँ। वर्चुअल मीटिंग्स प्रियंका जी लेती हैं, मैं उनके एडवाइजरी में हूँ, तो वो इस बात को उठा चुका हूँ। बट मेरे समझ में नहीं आता कि हम सब लोग विपक्ष में होकर ईवीएम की बातें क्यों नहीं करते। की थी, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी थी, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। अच्छा, मतलब ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए चुनाव से पहले, वरना फिर खेल हो जाएगा आपके हिसाब से। क्या तैयारी है मथुरा में? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं तो 24/7/365 डेज काम करता रहता हूँ, तो मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे ऑफिस खुले रहते हैं, दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, काम करता रहता हूँ। मुझे कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं देहातों का राउंड लगा चुका हूँ। वृंदावन में मैं आजकल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम चल रहा है, शहर का प्रोग्राम बन रहा है कि मुझे किस तरह से काम करना है। मैं समझता हूँ कि अगले 1 महीने में मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर कर लूँगा। मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करना आसान है, बनिस्बत किसी भी नए आदमी को जो काम करे उसे इंट्रोडक्शन अपना देना पड़ेगा, या मैं पहले से इंट्रोड्यूस हूँ। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा वाले जो हैं, भाजपा वालों की इनका जो बूथ लेवल मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, इनका आरएसएस का कैडर, इनके और विंग, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं वो, और वो भी 24 घंटे काम करते हैं। और वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को लेकर, मंदिर मस्जिद के एजेंडे को लेकर उल्टी सीधी वीडियोस दिखाकर जनता को गुमराह करते रहते हैं। तो उनकी काट के लिए हमें अपने धारदार हथियारों को और पैना करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिमाग को घुमाने में बड़े माहिर हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि मुश्किल है, क्योंकि जनता बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी है उससे, परंतु अंधभक्त भी बहुत बैठे हैं। उन अंधभक्तों की काट ढूंढनी है, उनसे संघर्ष करने की बात करनी है। इनका ये नहीं पता कि आखिरी समय में दंगे करा देंगे, ये कुछ भी कर सकते। तो इसलिए इनसे बहुत सावधान और सजग रह के लड़ाई लड़नी है और चुनाव जीतना है। अच्छा, तो माथुर साहब कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इनके विपक्षी कौन, भाजपा वाले, भाजपा के जितने भी संगठन हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, ये इनका ओपिनियन है। और इनसे बातचीत की हमने, जलेबी बहुत टेस्टी थी, सबसे जरूरी खाना था। कचौड़ी नहीं खाई? कचौड़ी खा लूँगा अभी मैं, अब इसके बाद खा लूँगा इंटरव्यू के बाद। अब इसको यहीं ख़त्म करेंगे। इंटरव्यू में जो बातें हुई वो बताती हैं कि किस तरीके से प्रियंका जी को चाह रहे हैं। जो भी नेता हैं कांग्रेस के, जो बड़े नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो प्रियंका जी को बनाया जाए, जिससे कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ सके। इनको उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव में, और प्रियंका जी आई तो मुख्यमंत्री भी बनेंगी। और इनका कहना है कि भाजपा पक्का जा रही है, बाकी सब तो चुनाव पे है, और अभी आगे और भी कुछ बदलने वाला है, अभी चुनाव में वक्त है। और इन्होंने जो काम किया है 4.5 सालों में विधायक न रहने के बाद भी, उसके बारे में बातचीत हुई और तैयारियों पर भी बातचीत हुई। तो हमारे साथ आज माथुर साहब थे, पुराने नेता हैं मथुरा के। इनसे बातचीत करके हमें बड़ा मज़ा आया, नाश्ता भी करके बड़ा मज़ा आया। बने रहिए खबरदार के साथ, और भी ऐसे इंटरव्यूज़ आपको हम और भी ऐसे बड़े नेताओं से यूपी के हम मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।